सभी मित्रों को राम राम। तो कल हमने जो देखा था वो थी धारा 316। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है धारा 317। कल हमने धारा 316 तक जो है बात कर ली थी, जिसमें आपराधिक न्यास भंग की बात कही गई। आज हम बात करते हैं धारा 316 चुराई हुई संपत्ति। तो इसमें धारा 317 शुरू करते हैं। आशा है आपको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। धारा 317 की बात करें उससे पहले हम कुछ तथ्य देखते हैं। आइए, इसमें बात कही गई है चोरी की संपत्ति के परिभाषा। चोरी की संपत्ति क्या होती है? चोरी, जबरन वसूली, डकैती, धोखाधड़ी, आपराधिक गबन या आपराधिक विश्वासघात। आपराधिक विश्वासघात भी होता है और आपराधिक न्यासभंग भी होता है। दोबारा हस्तांतरित संपत्ति को चोरी की संपत्ति माना जाता है। ठीक है, कि इनसे चोरी से, जबरन वसूली से, डकैती, धोखाधड़ी, आपराधिक गबन या विश्वासघात से जो संपत्ति मिली है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई? चोरी की संपत्ति माना जाता है। इसके अपवाद है। अपवाद क्या है? यदि कोई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आ जाती है जो कानूनी रूप से उसका हकदार है, तो वह संपत्ति चोरी की संपत्ति नहीं रह जाती। ठीक है। अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि कोई संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे में आ गई जो उसका कानूनी रूप से हकदार है, तो वो चोरी की संपत्ति नहीं होगी। इसका अपवाद है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सामान्य प्राप्ति के लिए दंड। सामान्य के लिए प्राप्ति के लिए दंड। प्राप्ति मतलब मिलने के बाद। चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या अपने पास रखना, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की है। बंदे को पता है ये संपत्ति चोरी की और फिर भी अपने पास रख रहा है, तो 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का कारण बन सकता है। ये हमने पहले देख ली थी। सामान्य प्राप्ति की बात है। बढ़ी हुई सजा, डकैती, गिरोह द्वारा लूट के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये जो थे कुछ तथ्य थे। तो आइए आगे शुरू करते हैं। चोरी की संपत्ति की प्राप्ति के संबंध में, कि जो चोरी की संपत्ति जो है और उसको प्राप्त करता है, तो उसके संबंध में ये धारा 317(1) चोरी की संपत्ति वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी, जबरन वसूली, डकैती, धोखाधड़ी द्वारा हस्तांतरित किया गया हो। यानी कि जिसका कब्जा चोरी, जबरन वसूली, डकैती द्वारा या धोखाधड़ी द्वारा लिया गया हो, और वह संपत्ति जिसका आपराधिक रूप से दुरुपयोग किया गया हो। ठीक है, यानी कि आपराधिक रूप से जिसका दुरुपयोग किया गया उस संपत्ति का, या जिसके संबंध में आपराधिक विश्वासघात किया गया हो, चोरी की संपत्ति कहलाती है। चाहे वह हस्तांतरित या दुरुपयोग या विश्वासघात भारत के भीतर या बाहर किया गया हो। ठीक है, या तो भारत के भीतर किया गया हो या भारत के बाहर किया गया हो। ठीक है, चोरी से, जबरन वसूली से, डकैती से या धोखाधड़ी से। ठीक है,
लेकिन यदि ऐसी संपत्ति बाद में किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आ जाती है जो उसका कानूनी रूप से उस पर कब्जा करने का हकदार है, तो वह चोरी की संपत्ति नहीं रह जाती। ये बात हमने पहले भी देख ली और अब उसकी धारा बता दी है, धारा 317(1) में ये बात कही गई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं धारा 317(2)। जो कोई बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है या उसे अपने पास रखता है, यह जानते हुए, यह मानने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति, उसको पता है कि ये चोरी की संपत्ति है और फिर भी अपने पास रख रहा है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 17(2) ये बात बोलती है। ठीक है, धारा 17 की उपधारा 2, धारा 17 की उपधारा 1, धारा 17 की उपधारा 3 के बारे में देखते हैं। जो कोई बेईमानी से ऐसी चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है, ठीक है, बेईमानी से किसी चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है या अपने पास रखता है जिसके कब्जे के बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह डकैती द्वारा हस्तांतरित की गई है। ठीक है, ये तो थी चोरी से और ये है डकैती से। ठीक है, यानी कि डकैती से संपत्ति आई है, ये इसको पता है। या बेईमानी से किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी संपत्ति प्राप्त करता है जिसके बारे में वह ये जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह डकैती के गिरोह से संबंधित है या रहा है। ठीक है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने के कारण रखते हुए कि ऐसी संपत्ति चोरी की है, उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, धारा 317(2) में यह बात की गई है कि व्यक्ति को पता है कि चोरी से संपत्ति आई है, ठीक है, और फिर भी उसको पास रख रहा है, ठीक है, तो 3 वर्ष की सजा होगी। और धारा 317 की उपधारा 3 में यह बात की गई है, व्यक्ति को पता है डकैती से संपत्ति आई है या उसको ये विश्वास है कि जिस व्यक्ति से संपत्ति ली है वो डकैती के गिरोह का है भाई। ठीक है, और फिर भी वो उससे संपत्ति लेता है और उसको ये पता है कि संपत्ति कहाँ से आई है, चोरी से आई है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से दंडित और जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 317(4). चोरी की संपत्ति में आदतन लेन देन से संबंधित है जो आजीवन कारावास या 10 साल तक के कठोर कारावास के साथ साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि जो आदतन लेन देन करता है चोरी की संपत्ति का, ठीक है, तो धारा 317(4) में और 10 साल तक की कठोर या आजीवन कारावास से सजा में। धारा 317(5) चोरी की संपत्ति को छिपाने या निपटाने में स्वैच्छिक सहायता को कवर करता है। ठीक है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सहायता करता है, तो धारा 300 क्या है, 17(5) चोरी की संपत्ति छिपाने के लिए 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 317 की उपधारा 5 में ये बात कही गई। आगे देखते हैं। निम्नलिखित 6 प्रकार की संपत्तियों को चोरी की संपत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सी श्रेणी? चोरी से प्राप्त संपत्ति भाई, जबरन वसूली से प्राप्त संपत्ति, डकैती से प्राप्त संपत्ति, धोखाधड़ी से प्राप्त संपत्ति, आपराधिक गबन द्वारा प्राप्त संपत्ति, आपराधिक विश्वासघात द्वारा संपत्ति। ठीक है, ये 6 प्रकार की संपत्तियों की चोरी है। आगे देखते हैं। अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक 3 मुख्य बातें होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है,
तीन मुख्य बातें होती हैं अपराध सिद्ध करने के लिए। कौन कौन सी? चुराई हुई संपत्ति, संपत्ति चोरी, लूट, उदापन या छल द्वारा प्राप्त की गई होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। पॉइंट नंबर 2, अभियुक्त का कब्जा। वह संपत्ति अभियुक्त के आधिपत्य या नियंत्रण में पाई गई हो कि उस संपत्ति पे उसका कब्जा था। पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये मुख्य बातें अपराध सिद्ध करने की। ज्ञान या विश्वास, अभियुक्त को यह पता हो या विश्वास करने का कारण हो कि वह संपत्ति चोरी की है। ठीक है, ये तीन बातें महत्वपूर्ण। अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है भाई? बेईमान इरादा भाई। केवल संपत्ति प्राप्त करना या रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित होना चाहिए कि यह बेईमानी से या मालिक को संपत्ति से वंचित करने के इरादे से किया गया था। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है इसके अपराध सिद्ध करने के। आगे देखते हैं, एक केस है मंगालिया बनाम राजस्थान के मामले में। चोरी के 10 महीने बाद, यानी कि चोरी होगी उसके 10 महीने के बाद, चोरी की संपत्ति पर कब्जा रखने चोरी के लिए दोष सिद्धि का पर्याप्त प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। कब्जा रख रखा था 10 महीने के बाद भी, लेकिन पर्याप्त प्रमाण तो नहीं था उसका, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोष सिद्ध हुई भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, यानी कि बेईमानी से प्राप्त हुई। नारायण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो व्यक्ति अनजाने में डकैती, हिंसा सहित लूट में संपत्ति खरीदता, यानी कि जो डकैती करके आ गया और उसने संपत्ति दे दी, ये संपत्ति ले ली भाई, वह चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का दोषी है, न कि डकैती से संबंधित प्राप्त संपत्ति करने के संबंधित गंभीर अपराध का। ठीक है, कोई डकैती करके आ गया और ये बोल रहा है कि संपत्ति, तो उसको थोड़ी बताया डकैती करके आए, तो चोरी की जो संपत्ति है उसको प्राप्त करने का दोषी है, ना कि डकैती से प्राप्त। ये नारायण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश के मामले में ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही। ये मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 411, यानी कि पहले की जो धारा जो थी भारतीय दंड संहिता की, उसमें दी हुई थी। वर्तमान में क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) और धारा 317(3) के बीच अभियुक्त के ज्ञान और मूल अपराध की प्रकृति के आधार पर अंतर करता है। ठीक है, ये मामला। आइए आगे चलते हैं। आगे जो है स्वामित्व विहीन संपत्ति। कोई संपत्ति केवल तभी चुराई जा सकती है जबकि वह किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो। अगर वो स्वामित्व विहीन संपत्ति है तो उसको उठा ले जाओ, वो चोरी नहीं होगी। इस प्रकार किसी धार्मिक उत्सव के समय छोड़ा गया सांड का चोरी की हुई संपत्ति के रूप में लेना, किसी ने धार्मिक अवसर पे सांड छोड़ दिया और उसको चुरा ले गए, उसको उठा ले गए। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है भाई, क्योंकि उसके ऊपर स्वामित्व है ही नहीं किसी का, क्योंकि सांड के स्वामी ने अपने समस्त जो सांप्रदायिक अधिकार जो होते हैं, संपत्ति के जो अधिकारों का परित्याग कर दिया और अब वह सांड स्वामी विहीन संपत्ति के रूप में रह गया। ठीक है, तो अगर स्वामित्व नहीं है किसी का और तब उस संपत्ति को ले जाया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा, वो चोरी नहीं होगी, क्योंकि स्वामित्व ही नहीं किसी का। ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, इस धारा के
प्रयोजनतय के लिए मुख्यतः यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि ऐसी चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने वाला या रखने वाला व्यक्ति यह जानता हो या यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि नंबर 1, वह संपत्ति डकैती द्वारा अंतरित की गई है अथवा वह ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की जा रही है जो डाकुओं के किसी दल का सदस्य है या रहा है। ठीक है, जो संपत्ति ले रहा है उसको ये पता हो कि वह संपत्ति डकैती से प्राप्त की गई है या जिससे वो ले रहा है वो डाकुओं के दल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(4) चोरी की संपत्ति के साथ अभ्यास्त व्यापार व्यापार करने से संबंधित जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार यह जानते हुए चोरी की संपत्ति खरीदता या बेचता या लेन देन करता है जो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। कोई व्यक्ति है वो व्यापार करता है क्योंकि उसको चीज सस्ती मिल रही है, ठीक है, और वो बार बार खरीदता है, उसको आदतन है, वो उसको तो लाभ दिख रहा है लेकिन उसको पता है कि ये चोरी की चीज है और उसका व्यापार कर रहा है तो वो आजीवन कारावास या 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है उसको। जबकि एक बार या आकस्मिक रूप से ऐसी संपत्ति प्राप्त करना इस प्रावधान के तहत नहीं आता। अगर पहली बार किसी ने ऐसी संपत्ति प्राप्त की है तो वो इस प्रावधान के अंदर नहीं आता। अगर बार बार खरीद रहा है तो 2 साल की सजा हो सकती है और आजीवन कारावास भी, जुर्माना भी। ठीक है, जबकि एक बार या आकस्मिक रूप से ऐसी संपत्ति प्राप्त करना इस प्रावधान के तहत नहीं आता, बल्कि यह धारा 317(2) के तहत दंडनीय हो सकता है। ठीक है, धारा 317(2) के तहत अपराध हो सकता है भाई, जो केवल जानबूझकर रखने के लिए और कम सजा 3 साल तक प्रावधान है। ठीक है, क्योंकि पहली बार ही फंसा है, पहली बार ही किया इसने, पहली बार ही ली इसने कोई संपत्ति। धारा 317(4) का स्पष्टीकरण। ठीक है, अपराध जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास रखने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करता है, यानी कि बार बार प्राप्त करता है, या अभ्यासतः उसमें व्यापार करता है या उसको व्यापार के लिए बेचता है। ठीक है, अर्थात अभ्यासतः का मतलब है बार बार आदत के तौर पर या नियमित रूप से ऐसा करना। एक बार की घटना इस धारा के दायरे में नहीं आती। दंड क्या है इसका? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। जिसको पता है कि चोरी की है, डकैती से भी आ रही है और फिर भी उसको बार बार ले रहा है और बिजनेस में बेच रहा है उसको, तो वो आदतन अपराधी है। वो तो अगर फंस जाता है किसी मामले में तो क्या होगा? कारावास 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना। उदाहरण देखते हैं। एक दुकानदार जो नियमित रूप से चोरों से चोरी का माल खरीद कर आगे बेचता है, वह इस धारा के तहत अपराधी है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आकस्मिक व्यवहार, धारा 317(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति पहली बार या कभी कभी चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह चोरी की है तो फिर भी उसे रखता है, तो वह धारा 317(2) के तहत दंडनीय हो सकता है। भाई किसी आदमी ने कोई संपत्ति खरीद ली, उसको पता नहीं था कि वो चोरी की है, उसने खरीद ली, लेकिन बाद में उसको पता चल गया ये चोरी की है। ठीक है,
तो वो धारा 317 दो का अपराधी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अंतर देखते हैं। अभ्यास्त, अभ्यास्त का अर्थ है यानी कि बार बार करना, जबकि आकस्मिक का अर्थ है कभी कभी, जो कि धारा 317(4) के दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी धारा 317(2) के तहत दंडनीय हो सकता है, क्योंकि उसने खरीदी तो है चोरी की, एक बार खरीदी, लेकिन खरीदी तो है, पता तो उसको चोरी की, तो वो 3 साल की जाएगा चल, और ये बार बार खरीद रहा है 10 साल की जाएगा चल। ठीक है, मुख्य तंत्र धारा 317(2) बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना एक बार या कभी कभी। धारा 317 की उपधारा 4 चोरी की संपत्ति से अभ्यासतः व्यवहार करना, जो एक गंभीर अपराध है और कड़ी सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास 10 वर्ष या 10 साल तक की सजा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन में कई चोरों या लुटेरों से चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है, यानी कि कोई व्यक्ति वो एक ही दिन में कई चोरों या लुटेरों से चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है, तो उसे चोरी की संपत्ति का आदतन प्राप्त करता नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसने एक दिन में प्राप्त की है, रोज की तो प्राप्त नहीं कर रहा, तो आदतन अपराध करता नहीं कहा जा सकता। इसके लिए यह देखना आवश्यक है कि इसने अलग अलग अवसरों एवं तिथियों पर प्राप्त किया गया था, यह देखना आवश्यक है। अगर एक ही दिन किया है सभी से तो आदतन अपराधी नहीं है, और अगर अलग अलग अवसरों और तिथियों पर किया तो हो सकता है। इस धारा के अनुसार चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या अपने पास रखना ही नहीं बल्कि उसे छिपाने में सहायता करना भी अपराध है। इस धारा के प्रयोजनत्व के दो मुख्य अपेक्षित, दो शर्तें मुख्य हैं। कौन कौन सी? संपत्ति को छिपाना, निपटाने या ले जाने में स्वैच्छिक सहायता, और यह जानकारी होना या यह मानने का कारण होना कि ऐसी संपत्ति चोरी की संपत्ति है। ठीक है, तो ये इसी धारा के अंदर आएगी। आगे देखते हैं। यदि कोई टैक्सी चालक लुटेरों द्वारा लूटी गई संपत्ति को शीघ्रता से ले जाने के लिए टैक्सी को तेज गति से चलाता है, तो वह यह माना गया है कि टैक्सी चालक ने लुटेरों की संपत्ति को लेकर भागने में सहायता की है। ठीक है, सजा का पात्र होगा। आइए आगे चलते हैं। छिपाना, निपटाना, ये भी दोष है। धोखाधड़ी के संबंध में देखते हैं भाई, यानी कि छल आ गया, धारा 318 छल। अगर आज महाभारत का टेम होता और अगर वहां पे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू होती तो शकुनी के ऊपर 318 की धारा लागू होती, क्योंकि छल का माहिर खिलाड़ी था। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम धारा 318 एक छल धोखाधड़ी। धारा 318 की उपधारा 1, आइए शुरू करते हैं। छल, जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपट पूर्वक या बेईमानी से उस धोखे से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, या किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति अपने पास रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करता है।
या जानबूझकर उस धोखे से प्रेरित व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित करता है जो वह धोखे से मुक्त होने पर नहीं करता या नहीं करता, और जिससे उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या हानि होती है या होने की संभावना होती है, वह धोखाधड़ी करने वाला कहलाता है, छल करने वाला कहलाता है। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। तथ्यों की बेईमानी से छुपाना इस धारा के अर्थ में छल है। ठीक है, देखते हैं कुछ अपवाद, कुछ केस देखते हैं इसकी। कै सिविल सेवा में होने का मिथ्य उपदेश करके संशय ये से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से ये को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। कै छल कर रहा है। कोई कै व्यक्ति है, वह बोलता है कि मैं सिविल सेवा में, ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरे को क्या दे दो, माल दे दो, ठीक है, और मैं चुका दूंगा। कै के साथ छल कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैसे देने का उसका मन ही नहीं है। ठीक है, मिथ्ये उपदेश दे रहा है क्योंकि वो सिविल सेवा में है ही नहीं। आगे देखते हैं। कै एक वस्तु पर कुटकृत चिन्ह बनाकर ये को संशय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए ये को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क्या छल कर रहा है। ठीक है, जैसे वो कहानी नहीं सुनी, जॉर्ज थॉमस का चश्मा। तो कहीं किसी को चश्मा बड़ा मिल गया और वो बाजार में जाके बोलता है कि फलाने व्यक्ति का चश्मा, फलाने व्यक्ति का चश्मा, इतना बड़ा व्यक्ति था, लेकिन वो है नहीं, वो तो उसको बड़ा मिला है और वो उसको उच्च रेट में बेच देता है। तो वो क्या किया, उसने छल किया है। वही ये बोल रहा है। ठीक है, कि वस्तु कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ चिन्ह बना के और बोल रहा है कि फलाने का की वस्तु फलाने व्यक्ति ने बनाई है, लेकिन वो उसने बनाई है नहीं। ठीक है, तो व्यक्तियों को क्या कर रहा है, बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है कि इसको खरीदें, तो छल कर रहा है। कै ये को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखलाकर यह से संशय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सैंपल के अनुरूप है और उसके द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए ये को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। कै छल कर रहा है, यानी कि कोई वस्तु कुछ और है, उसका सैंपल दिखा के और किसी व्यक्ति को वो वस्तु खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ये छल है, क्योंकि सैंपल कुछ है, वस्तु कुछ है। आगे देखते हैं। कै किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके, ठीक है, जहां कै का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा कै को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है, आशय से ये को प्रवंचना करता है और उसके द्वारा बेईमानी से ये को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत्त कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है। कै छल कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। धारा 318(2), धारा 318 की उपधारा 2। जो कोई छल करता है
दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब एक महाभारत के अंदर एक पर्व आता है जिसके अंदर बोलते हैं कि कौरवों ने पांडवों के लिए लाख का महल बनवाया था। ठीक है, ठीक है। तो महल बनवाया था और शकुनी ने उसकी क्या की थी, जो मामा शकुनी जो था उसने क्या की थी, उसकी योजना बनाई थी कि लाख का महल बनाएंगे और उसमें आग देंगे लगा, और लाख जो है वो क्या होता है, आग से कुछ ज्यादा पकड़ता है और जल्दी जाता है। तो पांडवों को दिखाया कुछ और गया था और बनाया कुछ और गया था। और जब उस महल के अंदर वो रह रहे थे तो उस महल में एक दरवाजा ऐसा था, एक कोई बाहर जाने का रास्ता ऐसा था जिससे बाहर निकला जा सकता था। ठीक है। तो जब वो पांडवों को वो दे दिया गया महल, तो फिर कौरवों ने उसमें आग लगवा दी थी। ठीक है। और किसी कारण से पांडवों को भी वो रास्ता मिल गया था और वहां से निकल के अपनी जान बचा दी। तो कौरवों ने यहाँ पर छल किया था, चीज कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई थी। ठीक है। धारा 318 की उपधारा 3, इसमें क्या कहा है, धारा 318 की उपधारा 2 में जो कोई छल करता है दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 318 जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करता है कि यह संभवतः है कि वह उसके द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए। ज्ञान के साथ छल करता भाई कि सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हित उसका सव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित करने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या बोलता है, उस सव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित करने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से। ठीक है। छल किया किसे, सदोष हानि पहुंचाई जिसका हित उस सव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित करने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, यानी कि कोई जमीन की रजिस्ट्री 2 बार करवा देगा। ठीक है। तो इसमें संविदा कॉन्ट्रैक्ट भी किया था इन्होंने और पैसे ले गया छल करके, लेकिन बाद में पता चला कि रजिस्ट्री तो 2 बार हुई जमीन की, पहले किसी और के नाम। तो इसमें क्या होगा, धारा 318 की उपधारा 3 5 वर्ष की सजा होगी, 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 318 धारा 318 की उपधारा 4 जो कोई छल करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, कोई संपत्ति दे दे भाई किसी व्यक्ति को, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे।
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी हो। ठीक है, कि बेईमानी से किसी व्यक्ति को बोल रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है कि यह संपत्ति किसी को मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में सपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से, ठीक है, कारावास का दायी होगा 7 वर्ष के लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। धोखा देना, छल करना। धोखाधड़ी उन विभिन्न अपराधों की श्रृंखला में 8वां अपराध है जिनमें किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना शामिल है। आजकल यह अपराध एक आम बात हो गई है। अक्सर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपराध का अध्ययन हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अध्याय में इस अपराध के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इस खंड में प्रयुक्त संपत्ति शब्द को पासपोर्ट भी शामिल है, तो संपत्ति शब्द में भी पासपोर्ट भी शामिल है। ठीक है, धोखाधड़ी की परिभाषा को सरल शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्ण या बेईमानी से उसे धोखा दिए हुए व्यक्ति को कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को देने के लिए या किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रखने की सहमति रखने के लिए या उस धोखा दिए हुए व्यक्ति को ऐसा कार्य या लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे यदि धोखा न दिया गया होता तो वह न करता, और जिस कार्य का लोभ से उस व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति या हानि पहुंचती हो या पहुंचाना संभव हो, तो उस व्यक्ति के संबंध में यह कहा जाता है कि उसने छल किया। ठीक है, तो ये पहले भी हमने परिभाषा देख ली थी, एक बार फिर से देख लिए, आगे चलते हैं। छल, तो अब इसकी और विस्तृत परिभाषाएं आती जा रही हैं छल की। छल के मुख्य तत्वों में किसी व्यक्ति को धोखा देना भी शामिल है, जिसका अर्थ है उसे गलत बात पर विश्वास दिलाना या तथ्यों के बारे में भ्रमित करना है। यह साबित करना जरूरी है कि धोखा देने वाले को अपने झूठ का पता था भाई, ठीक है, कि वो धोखा दे रहा है, झूठ बोल के ये काम किया हुआ। ठीक है, अब ऐसे मान लो कोई 500 का नोट दे जाए और उसको पता है ये नकली है, लेकिन फिर भी वो देगा, छल कर गया, धोखा कर गया, और उसका इरादा कपटपूर्ण था। जैसा कि इंदर मोहन गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ उत्तरांचल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छल के लिए कपटपूर्ण या बेईमान इरादा होना आवश्यक है, केवल झूठा बयान देना ही काफी नहीं है। ठीक है, बल्कि यह साबित करना जरूरी है कि अभियुक्त जानबूझकर धोखे के इरादे से झूठ व्यापदेशन कर रहा था। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, किसी व्यक्ति को धोखा देना। छल का प्रथम आवश्यक तत्व है किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाना। प्रथम तत्व है धोखे से अभिप्राय किसी व्यक्ति को मिथ्या बात में विश्वास दिलाना अथवा उसे तथ्यों के बारे में भ्रमित करना। छल के लिए सिर्फ यह सिद्ध कर देना मात्र पर्याप्त नहीं है कि तथ्यों के बारे में मिथ्या व्यपदेशन किया गया। ठीक है, अपितु यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त को ऐसे व्यपदेशन का मिथ्या होना ज्ञात था। ठीक है, और
उसने ऐसे मिथ्या व्यपदेशन का प्रयोग परिवादी को धोखा देने के आशय से किया था। ठीक है, कि उसको पता है कि जो ये तथ्य पेश किए सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो तथ्य पेश कर रहा है परिवादी को धोखा देने के लिए। ठीक है, छल के आवश्यक तत्व देखते हैं भाई, को स्पष्ट करने वाले अन्य बिंदु। मिथ्या कथन या तथ्य का सक्रिय छिपाव भाई, जो तथ्य को छिपाया जाता है जानबूझकर गलत जानकारी देना या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना जिससे सामने वाला धोखा खा जाए। ठीक, ये छल के आवश्यक तत्व। आगे देखते हैं, प्रदर्शन की झूठी प्रतिज्ञा, कोई वादा करना जिससे पूरा करने का कोई इरादा न हो, वह छल है, यह भी छल है। धोखा देने का इरादा, यह साबित करना आवश्यक है कि व्यक्ति का इरादा शुरू से ही बेईमानी या कपटपूर्ण था, ताकि दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो या उससे फायदा उठाया जा सके। झूठे बयान का ज्ञान, झूठा बयान देने वाले को पता होना चाहिए कि वह जो कह रहा है वह सच नहीं है या उसे उस पर विश्वास नहीं। अगली बात, कानून द्वारा धोखा माने जाने वाले कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता है, वो कानून द्वारा धोखाधड़ी माने जाने वाले कार्य है। आगे देखते, कपटपूर्ण या बेईमानी से उस छल किए गए व्यक्ति को उत्प्रेरित करना, यह छल का दूसरा आवश्यक तत्व है। कपटपूर्वक या बेईमानी से उस छल किए गए व्यक्ति को उत्प्रेरित करना कि किसी व्यक्ति को संपत्ति दे दे या किसी व्यक्ति द्वारा कोई संपत्ति रखने के लिए सहमति दे दे या सहमति दे दे। इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत अपराध की पूर्णता के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी आशय या उत्प्रेरणा सभी का एक साथ होना आवश्यक है। यह कपटपूर्ण, बेईमानीपूर्ण, आशय, उत्प्रेरणा सभी का होना आवश्यक है विचल के लिए। जहां कोई व्यक्ति किसी पुत्र को उसके पिता के ऋण का भुगतान करने के लिए उत्प्रेरित करता है और भुगतान नहीं किए जाने पर उसमें उसके परिणामों के बारे में भय उत्पन्न कराता है। ठीक है, अगर तूने भुगतान नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वहां वह छल का अपराध नहीं करता। इस प्रकार किसी मिथ्या कथनों वाले लेवल लगी औषधि की शीशी का विक्रय करना मात्र छल नहीं होता, जब तक कि मिथ्या व्यपदेशन द्वारा क्रेताओं को उसे क्रय करने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया गया जाता। फिर संविदा भंग द्वारा छल के मामले में ऐसी संविदा भंग के समय नहीं अपितु संविदा करते समय अभियुक्त का बेईमानी पूर्ण आशय होना आवश्यक है। ठीक है, अगर भुगतान करने के लिए यानी कि पिता के ऋण का भुगतान करने के लिए कोई भय दिखाता है, ठीक है, परिणामों का भय दिखाता है, तो यहाँ तक वो छल नहीं है। ठीक है, और कोई औषधि लगी, औषधि की जो बोतल है उस पर लेबल लगा हुआ है, तो वो वहां तक छल नहीं है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य जरूर है लेकिन वो वहां तक छल नहीं है, जब तक वो क्रेताओं को क्या नहीं करे, प्रेरित नहीं करे। ठीक है, यहाँ संविदा कोई कर रहा है तो संविदा यहाँ तक छल नहीं है, जब तक वो संविदा बेईमानी पूर्ण, जब तक उसने संविदा नहीं की है, बात ही चल रही है कि नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी कार्य को करने या उसका लोप करने के लिए उत्प्रेरित करना छल का तीसरा आवश्यक तत्व है। ठीक,
किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी कार्य को करने या उसका लोप करने के लिए उत्प्रेरित करना जो कि वह नहीं करता या लोप नहीं करता, यदि उसे इस प्रकार धोखा नहीं दिया जाता, ठीक है, और उस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा संबंधी या सांप्रतिक हानि नहीं होने की संभावना। ऐसे मान लो कोई गांव में आ गया और आके बोलता है कि 1 किलो सोना दे दो, उसके बदले में मैं 2 किलो सोना ला के दू, ठीक है, प्रेरित करता है। तो किसी ने मान लो 250 ग्राम सोना दे दिया, तो उसको तो अभी विश्वास दिलाना था ना, 250 के बदले वो 300 ग्राम ला के दे दिया उसने। अब उसने सोचा ये तो भाई हो रहा है। अब उसके पास 2 किलो सोना था, 2 किलो का 2 किलो ला के दे दिया, वो 2 का 2 लेके उल्टा आना थोड़ी सा रफू चक्कर हो गया, चल कर गया। किसी व्यक्ति को जानबूझकर यहां तक हो गई संभावना। छल की परिभाषा में उन सभी कार्यों को 2 भिन्न वर्गों में रखा गया जिनको करने के लिए लक्षित व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रथम वर्ग में उसे कोई संपत्ति देने के लिए या उसके किसी व्यक्ति द्वारा रखने के लिए सहमति देने हेतु उत्प्रेरित किया जाना। ठीक है, किसी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए कि ये संपत्ति फलाने को दे दे, ठीक है, नहीं तो ये हानि हो जाएगी, इतना तेरे को लाभ हो जाएगा। या किसी व्यक्ति द्वारा रखने के लिए सहमति देने के लिए उत्प्रेरित किया जाना। चल उससे उत्प्रेरित किया जाना कि इसी के पास ये संपत्ति रहने दे, तेरे पास आ गई तो कोई ले लेगा। बात नंबर 2, द्वितीयक वर्ग में उसे कोई कार्य या लोप करने के लिए जो कि यदि उसके साथ धोखा नहीं किया होता तो वह कार्य या लोप न होता, उत्प्रेरित किया जाता है। ठीक, अगर वो कार्य नहीं करता तो उसके साथ लोप या धोखा नहीं होता, उसको उत्प्रेरित किया जाता। जैसे ये उदाहरण दिया था पहले, ये सोने वाला, तो वो यहाँ पे सेट हो जाता है। पहली श्रेणी में प्रलोभन, कपटपूर्ण धोखाधड़ी से या बेईमानी से होना चाहिए। दूसरी श्रेणी में प्रलोभन देने का इरादा जानबूझकर होना चाहिए। धोखा देने वाले व्यक्ति को हानि या संभवतः हानि पहुंचाने वाले कार्य या चूक का प्रत्यक्ष और निकट संबंध होना चाहिए। मानसिक स्थिति में मानसिक पीड़ा और मानसिक प्रणालियों को होने वाली स्थिति दोनों शामिल है। ठीक है, मानसिक स्थिति भी शामिल है बीच में। इस धारा के तहत दोष सिद्धि के लिए गलत तरीके से प्राप्त लोभ या गलत तरीके से हुई हानि का प्रमाण ही पर्याप्त है। ठीक है, यानी कि इस धारा के तहत दोष सिद्धि के लिए गलत तरीके से प्राप्त लाभ या गलत तरीके से हुई हानि का प्रमाण ही पर्याप्त है इस धारा को सिद्ध करने के लिए, छल को सिद्ध करने के लिए। आगे देखते हैं, छल पर कतिपय मामले में कादिर बख्श का मामला, इसमें कै ने ख से कोई संपत्ति विशेष विवाह के अवसर पर किराए पर ले ली। कोई संपत्ति थी और विवाह के अवसर पर किराए पर ले ली और किराए के कुछ अंश का उसने भुगतान भी कर दिया। तो किराया जो था उसका अंश यानी कुछ पैसे दे दिए और शेष राशि विवाह के पश्चात लौटाने का लिखित वचन भी दे दिया। वह संपत्ति भी विवाह के पश्चात ही लौटानी थी। कै को यह पूर्ण रूप से ज्ञात था, ठीक है, कि कोई विवाह नहीं होने वाला था। उसका आशय यह था
कि जब उसे संपत्ति प्राप्त हो जाएगी तब वह अपनी उपयुक्त रकम के संबंध में व्यवहार वाद में उस संपत्ति की कुर्की कराएगा। ठीक है, यह धारण किया गया कि कै ने छल किया। ठीक है, यानी कि कादिर बख्श का मामला है, इसमें कै ने ख से कोई संपत्ति विशेष विवाह के अवसर पर किराए पर ली और किराए का कुछ अंश भी दे दिया। शेष राशि विवाह के पश्चात लौटाने का लिखित वचन भी दे दिया। वह संपत्ति भी विवाह के पश्चात ही लौटानी थी। कै को यह पूर्ण रूप से ज्ञात था कि कोई विवाह नहीं होना था, लेकिन आश्चर्य यह था कि जब उसे संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी कि संपत्ति दे देगा कै, तब वह अपनी उक्त रकम के संबंध में व्यवहारवाद में उस संपत्ति की कुर्की कराएगा। यह धारण किया गया कि कै ने छल किया है। उसने ख से संपत्ति यह विश्वास दिलाकर प्राप्त की थी कि विवाह है, जबकि ऐसा विवाह नहीं था। ठीक है, और संपत्ति की कुर्की करा रहा, विवाह है ही नहीं, तो छल में डाल के क्या। एक और केस देखते हैं, कुंजू नायर का मामला। इसमें परिवादी ने अभियुक्त से यह प्रार्थना की कि वह उसकी बही में उसको दे ऋण की प्रविष्टि दे। ठीक है, दे ऋण की प्रविष्टि करने के बजाय अभियुक्त ने उसमें ऐसी भाषा में जिसे परिवादी नहीं जानता था यह प्रविष्टि कर दी कि समस्त धन का भुगतान कर दिया गया है। यह धारण किया गया कि अभियुक्त छल कारित करने के प्रयत्न का दोषी है। ठीक है, तो इस मामले में ये बात कही थी कि अभियुक्त छल करने का दोषी है, छल के प्रयत्न करने का दोषी। तो आज जो है हमने जो है धारा छल के बारे में देखी। तो धारा 318 एक जो छल के लिए बात करती थी, तो आज हमने यहाँ तक जो है बातचीत की, आपके साथ जानकारी साझा की। आशा आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।